पहला जो पासपोर्ट होगा हम लोग यूज करेंगे बाय रोड ट्रैवल करने के। कार्नेट तो बना हुआ है ना, उस पे स्टैम्प हाँ स्टैंप लगवाना है। ये लाइन आपको नजर आएगी, ये लाइन लगी हुई है, ये ट्रकों की लाइन है जहाँ इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पे हमें करवाना। क्योंकि इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप के अंदर हम लोग अपनी पहली कंट्री के अंदर खड़े हैं। पोखरा हमने क्यों चूज किया, अभी हुआ है तो जस्ट अभी वो बैठे बेचारे लेडीज भी ना। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोवन मैप में आप सबका स्वागत है। और फिलहाल मैं हूँ इंडो नेपाल होटल, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है। आज हम अपनी कंट्री नंबर 1 के अंदर एंटर कर जाएंगे और अभी हम जो है वो होटल से चेकआउट करने के बाद जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर और हमारे पासपोर्ट से हम इमिग्रेशन की स्टैंप लगवाएंगे। कस्टम का जो भी फॉर्मेलिटी होगा वो कस्टम का फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क की हुई है, ये पार्किंग स्पेस है इनका। और ये बॉर्डर एरिया है तो ये कुछ इस तरीके से चारों तरफ से जो है वो दिखाई देता है। और आइडिया मुझे भी नहीं है कि हाँ अभी कस्टम के अंदर कितना टाइम जो है या इमिग्रेशन में जो है वो इंडिया साइड में कितना टाइम लगने वाला है। और फ़िलहाल हमारा सामान जो है वो पैक हो चुका है और कस्टम ऑफिस इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो हमारे होटल के जस्ट साथ में ही है। और ये ब्रेकफास्ट जो है हर्बलाइफ शेक जो है वो मैं ले चुका हूँ। और ये रूम का ओवरव्यू ये इस तरीके से रूम जो है वो दिखाई देता है। तो फ़िलहाल चलते हैं, एक बार हमें जो है वो करेंसी भी एक्सचेंज करवानी है। और हमें जो करेंसी का रेट अभी जो होटल वाले सर से जो बात हुई उन्होंने कहा कि आपको एक इंडियन रुपीज़ का ₹1.60 नेपाली करेंसी के अंदर मिल जाएगा। तो करेंसी चेंज करवाते हैं और फिर चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर के लिए। फ़िलहाल हम जो है वो आगे गाड़ी के पास और बचा हुआ सामान गाड़ी में लोड कर रहे हैं। और सामान भी हमें इस हिसाब से लोड करना पड़ेगा कि बार बार अभी जैसे इंडिया वाली साइड में भी हमें सामान में भी उतारना पड़ सकता है, नेपाल वाली साइड में तो पक्का कस्टम वाले जो है सामान को चेक करते हैं। और सामान आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा कि सामान जो है वो है ठीक ठाक सा सामान है काफ़ी, तो इसमें उतारने में भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और ये गाड़ी जो इन्होंने रात को साफ़ की, कुछ जगह पे हाँ ठीक है थोड़ा सा रह गया क्योंकि अंधेरे में इन्होंने वॉश की थी गाड़ी को। ठीक है कोई बात नहीं, अब ये है कि हाँ चलने लायक तो होगी सड़क के ऊपर। और एक बार करेंसी चेंज करवाते हैं और करेंसी चेंज करवाने के बाद फिर निकलते हैं। तो भाई हमने जो है अभी 10,000 इंडियन करेंसी जो है वो नेपाली करेंसी के अंदर चेंज करवाने का प्लान किया, जिसके भैया हमें कितने 16,000 रुपये मिलेंगे, कितने मिलेंगे? तो भैया चालू कर लीजिए। तो 16,000 जो है वो करेंसी मिलेगी। ये नेपाली करेंसी के अंदर 1,000 का नोट है और ये बाकी जो है वो 100 के नोट हैं। तो हमारे पास नेपाली करेंसी के अंदर 16,000 रुपये आ चुके हैं। और अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर बीच में कहीं पे भी ATM से विड्रॉल कर लेंगे। और जिस जगह पे ये होटल है इससे जस्ट आधा किलोमीटर आगे ये जो है ये लाइन आपको नज़र आएगी, ये लाइन लगी हुई है, ये ट्रकों की लाइन है जो कि लगभग आधा किलोमीटर बॉर्डर जो है वो यहाँ से आधा किलोमीटर पड़ता है। और इस तरफ जाऊँगा अगर मैं तो ये उस तरफ आएगा इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पे हमें जाना है अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवाने के लिए। और ये भैया का होटल है, ये एक ऑनलाइन टिक्कियाँ सी हैं ये मंगवाई थी और इसे अभी जो है पानी की बोतल में डालेंगे और इस बोतल में ऊपर से छेद कर लेंगे एक बार, और छेद करके इससे ताकि आगे हमें जहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जहाँ हमें विंडशील्ड साफ़ करनी पड़ेगी तो विंडशील्ड साफ़ करने में बहुत आसानी रहेगी, वाइपर के साथ एकदम क्लीन हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आगे चिपक जाती हैं एकदम फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर, तो खासकर दिक्कत रहती है। तो फ़िलहाल हम लोग जो है वो जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस, अपने पासपोर्ट में स्टैंप लगवानी है और ये जस्ट पास में ही है। और अभी जो है रात वाले एक्सपीरियंस से और सुबह वाले एक्सपीरियंस से हमें ये तो हो गया कि हाइलेक्स को पार्किंग को लेके हमें जो है वो पूरे यूरोप में या रिमेनिंग जो भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमें कुछ ना कुछ जो है मैनेज करके बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चैलेंज आ सकता है। तो ये रहा इमिग्रेशन इंडिया का ऑफिस। तो अभी ये चलते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं कि हाँ ये इसमें कितना समय हम लोगों को लगता है।
यहाँ ऑलरेडी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब मुझे ये आइडिया नहीं कि ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें कोई इमिग्रेशन क्लियरेंस में तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। और ये कहाँ पे है ऑफिस, ये नज़र नहीं आ रहा, वो रहा, वहाँ चलते हैं और गाड़ी को यहीं लगा देते हैं साइड में। जो है ना उर्वशी कैफ़े के पीछे है। हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है ये यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर दी है और उसने 100 रुपये हमें बोले कि पार्किंग चार्ज लगेगा। और ये उर्वशी कैफ़े के जस्ट पीछे ही इमिग्रेशन ऑफिस जो है वो विजिबल है। तो चलते हैं फटाफट से, अपनी फॉर्मेलिटी जो भी है इमिग्रेशन से रिलेटेड वो करवाते हैं। और ये कैफ़े उर्वशी कैफ़े, जहाँ इमिग्रेशन ऑफिस जहाँ पे हमें करवाना। भाई फाइनली हम लोगों ने नया पासपोर्ट जो है वो स्टैंप करवा लिया है अपना इमिग्रेशन ऑफिस से। और ये हमारे इंडिया एग्ज़िट का प्रूफ है। और हम लोग जो है अब अपना रोड ट्रिप जो है वो शुरू करने वाले हैं। 3 पासपोर्ट बाय एयर भरने के बाद पहला जो पासपोर्ट होगा हम लोग यूज़ करेंगे बाय रोड ट्रैवल करने के लिए, जिसके लिए हम जा रहे हैं अपनी हाइलेक्स के अंदर। और ये जो रोड ट्रिप रहने वाला है बहुत एक्साइटमेंट वाला रहने वाला है, क्योंकि हम इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 48 कंट्रीज़ कवर करेंगे। 100 डेज़ के आसपास का हमारा ये जो प्रोग्राम रहने वाला है। और इंडिया से लंदन इस सीरीज़ के अंदर कंट्री नंबर 1 के अंदर हम लोग एंटर करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो इमिग्रेशन वाला प्रोसेस पूरा करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने कस्टम वाला जो क्लियरेंस है, कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं। और कस्टम में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ये वहीं जाने के बाद जो है वो पता चलेगा। और यहाँ पे आगे लाइन लगी हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपोजिट साइड से जाऊँ, क्योंकि मुझे होटल वाले ने भी यही सजेस्ट किया था कि आप ट्रकों के पीछे लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आप गाड़ी साइड से निकाल लो, गाड़ी साइड से निकाल के शायद आपको नंबर जो है वो आगे पड़ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी साइड वाली लेन से ले जाऊँ उस तरफ, और उस तरफ से इजी हो जाएगा, उस तरफ से जल्दी हो जाएगा। दोनों तरफ जो है आपको प्रॉपर मार्केट मिल जाएगी। मतलब आपको कोई भी चीज़ जो है अगर लेके जानी है तो इस मार्केट के अंदर आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब हर चीज़ मिल जाएगी आपको। और ये जो है सामने बॉर्डर नज़र आ रहा है और आगे गाड़ी लगी हुई थी यूपी की, तो मुझे लगा कि फिर भाई मैं क्यों रूल तोड़ूं, मैं भी लाइन में लग जाता हूं जाके। तो लाइन में लगते हैं। फिलहाल हम लोग जो है वो नेपाल में एंटर कर चुके हैं और ये नेपाल साइड का आपको गेट नज़र आ रहा होगा। इसके पीछे इंडिया का फ्लैग जो है वो नज़र आ रहा है। नेपाल के उसमें जो है वो नेपाल के लाइक जो नेपाल का झंडा है ना उसी तरीके की लुक दी हुई है। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस में और हमें अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगवानी है। तो जाते हैं पासपोर्ट पे अपनी स्टैंप लगवाते हैं, जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करते हैं। उसके बाद सेकंड जो काम रहेगा हमारा, हमारे कारनेट के ऊपर स्टैंप लगानी पड़ेगी हमें। फ़िलहाल हम लोग खड़े हैं नेपाल इमिग्रेशन, मेरी बैक साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। और नेपाल का जो है वो स्टैंप हमने अपने पासपोर्ट के ऊपर करवा लिया। मतलब ऑफिशियली हम लोग अभी जो है वो नेपाल के अंदर एंटर कर चुके हैं। पूरा प्रोसेस हमारा 1 मिनट का भी हमें समय नहीं लगा, बहुत फ्रेंडली हैं। इवन हमने उनसे ये तक पूछा कि क्या हम लोग अंदर फ़ोटो खींच सकते हैं, उन्होंने बोला हाँ हाँ खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन उन्होंने कहा यहाँ अंदर क्या नज़र आएगा, बाहर से बनाए कि पता भी चले कि आप इमिग्रेशन काउंटर के पास थे या इमिग्रेशन सेक्शन में थे आप। तो एक बार अनिल अंदर से एक बार ओवरव्यू दिखा देता है कि वो कैसा दिखता है। इससे आप लोगों को जो भी लोग आते हैं बाय रोड ट्रैवल करने के लिए तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। और क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को जो है इस तरफ आने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि इंडियन जो है वो अपने आधार कार्ड के ऊपर या किसी और आईडी के ऊपर नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हैं। बट जो लोग बाय एयर आते हैं उन्हें पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो पासपोर्ट लेके आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम जैसे लोग जो नेपाल से होते हुए आगे चाइना की तरफ जाएंगे तो हमें मैंडेटरी है अपने पासपोर्ट पे और कारनेट पे यहाँ पे स्टैंप लगाना। पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने का काम जो रहता है वो इमिग्रेशन का रहता है, और कारनेट पे जो स्टैंप लगाने का काम रहता है वो रहता है कस्टम वालों का, जो कि इनका ऑफिस कस्टम वाला जो है वो इमिग्रेशन के जस्ट सामने ही है, सड़क के उस तरफ। तो अभी चलते हैं कस्टम ऑफिस में। सामने जो है वो सड़क के उस तरफ जो है वो नज़र आ रही है येलो वाली बिल्डिंग, जहाँ पे हमें अपने कारनेट के ऊपर जो है स्टैंप लगानी है। तो हम लोग अपने होटल में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी कस्टम में कुछ ऑफिसर जो हैं वो चेंज हुए हैं, उनको भी कोई गाड़ी गई थी पहले, उन्हें कारनेट की जानकारी नहीं थी, उन्होंने किसी और पर्सन को बुलाया था जिसकी वजह से उनको टाइम लग गया था। तो हम चेक करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा और गाड़ी लेके आनी पड़ेगी या नहीं लेके आनी पड़ेगी, वो भी यहाँ एक बार कम्युनिकेशन करने के बाद पता चलेगा। तो ये रहा, एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में
कस्टम ऑफिस है और राइट साइड में जो है वो इमिग्रेशन का ऑफिस है। इमिग्रेशन वाले तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत अच्छे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट ये पूछा कि आप इंडिया से आ रहे हैं, दैट्स इट, और स्टैंप लगा दिया उन्होंने। भाई ना कार्नेट बना हुआ, स्टैंप लगवाना है कार्नेट। तो कार्नेट पे स्टैम्प भैया, कार्नेट को बनाना पड़ता है, क्या नाम है, कार्नेट तो बना हुआ है ना, उस पे स्टैम्प हाँ लगेगा, स्टैंप लगवाना है। गाड़ी का साइन होगा। हाँ गाड़ी कौन सी है? ये मैं दिखाता हूँ ना, पहले पेज पे ही है। पहले पेज पे ये हाँ शुरू में ही, ये पहले या दूसरे पेज पे होगा। हाँ ये रहा, क्या दो आदमी है? 2 आदमी हैं। कहाँ घूमे यू जाएंगे अभी, घूमे कहीं नहीं है, यहाँ से जाएंगे यूरोप तक, स्विट्जरलैंड तक। स्विट्जरलैंड तक। गाड़ी का नंबर HR07AG 1144। यस, यहाँ से चाइना चीन जाएंगे पहले चीन, हाँ चीन से कजाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान। फिलहाल जो है मैं कस्टम डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हूँ और अंकित जी है आपका नाम? अंकित वर्मा जी ने बहुत अच्छे से हमारी मदद की है और हमारे कार्नेट के पेपर जस्ट इनके पास हैं। अभी सिर्फ ऑफिसर के साइन होने के लिए गए हैं और ऑफिसर के साइन आते हैं तो ये हमारा कस्टम वाला काम भी हो जाएगा। बहुत फ्रेंडली हैं, बड़े हंसमुख नेचर के हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट की, हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं सर, धन्यवाद। फिलहाल जो है हम लोग बैठे हैं कस्टम ऑफिस के सामने। हम लोगों ने अपना पासपोर्ट जो है वो कार्नेट जो है वो स्टैंप लगाने के लिए दिया है। अभी ऑफिसर जो है वो स्टैंप लगाने वाले, जिनके पास फाइनल अथॉरिटी है, वो 5-7 मिनट तक आ जाएंगे। वो वाला काम होने तक हमें लगा कि हम लोग अपना जो है एक सिम ले लें, तो हमें किसी ने रिकमेंड किया था। ये कौन सा सिम है? आईसेल, NCE एनसिल जो भी है। नमस्ते। नेपाल टेलीकॉम। अच्छा, नेपाल टेलीकॉम के नाम से है भाई। और अभी इनके पास 2 ऑप्शन है, एक है 12 GB का और एक है अनलिमिटेड का। तो हमने जो ऑप्शन चूज़ किया है वो अनलिमिटेड का किया है। तो भैया यहाँ पर रेंज कौन सी रहती है? दोनों बढ़िया है। 4G 3G क्या रहता है? 4G रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको देना क्या पड़ेगा हमें? आधार कार्ड देना, पासपोर्ट। ठीक है, एक आईडी के ऊपर कितने सिम ले सकते हैं हम? 2 सिम ले सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग जो है वो 2 सिम लेते हैं और आईडी देके सिम एक्टिवेट करवाते हैं। और जो ये सिम रहेगा, ई सिम रहेगा, कैसा रहेगा? फिजिकल सिम रहेगा। तो फिजिकल सिम तो हमें दूसरे एक और फ़ोन जो रहेगा उसमें डलवा लेते हैं लाके। तो आईडी देते हैं हम और सिम ले लेते हैं। फिलहाल हम लोगों ने भाई ले लिए हैं 2 सिम। और जो ये सिम है, पहले मैं गलत कंपनी का नाम बोल रहा था, एनसेल बोल रहा था। फिलहाल जो है ये हमने नमस्ते के 2 सिम लिए हैं। एक सिम के अंदर जो है वो अनलिमिटेड डाटा है और एक में 12 GB का डाटा है। यहाँ पे जो रेंज शो कर रहा है वो 4G की शो कर रहा है। और पर्पज़ क्या है हमारा लेने का? ताकि हम भी अगर नेपाल में कहीं आगे पीछे हों तो आपस में कम्युनिकेशन हो सके। इसका जो टाइम फ्रेम हमें दिया है इन्होंने कहा कि 1 हफ्ता जो है वो सिम चले, 1 हफ्ता तक वैलिड रहे। तो भाई अपना जो था बॉर्डर वाला काम वो सारा कंप्लीट हो चुका है, इमिग्रेशन वाला, कस्टम वाला। डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको गाड़ी में बैठने के बाद बताऊंगा। क्योंकि इंडिया टू लंदन रोड ट्रिप के अंदर हम लोग अपनी पहली कंट्री के अंदर खड़े हैं। कंट्री नेम है नेपाल। तो अपने इंडिया का झंडा फहराना तो बनता है। तो हमारे फ्लैग सेरेमनी हम लोग कर लेते हैं और मैं निकालता हूँ अपनी कंट्री का, भारत का झंडा। और किसी और भूमि के ऊपर अपनी कंट्री का झंडा फहराने का आनंद ही कुछ और है। तो भाई वंदे मातरम, भारत माता की जय। और यस, तो कंट्री नंबर 1 हम लोग, पीछे जो नज़र आ रहा है वो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो सभी चैनल को फटाफट से फॉलो कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। भाई जैसे यूँ कहें ना कि अंदर गुदगुदी सी हो रही है, क्योंकि हाइलैक्स लेके मैं इंडिया से बाहर पहली बार निकला हूँ। नेपाल की सड़कों के ऊपर अपनी गाड़ी में चला रहा हूँ। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, इंडिया कस्टम के अंदर, इंडिया सिक्योरिटी चेक इन के अंदर और नेपाल कस्टम और इमिग्रेशन के अंदर हमारे साथ क्या हुआ। इंडिया कस्टम वाला बहुत अच्छे थे, जो भी वो ऑफिसर थे वहाँ पे। 3-4 लोगों ने पहले बाहर, जैसे बॉर्डर के पास में चौकी सी बनी हुई है, तो उन्होंने एक पर्सन ने मुझे कहा कि आप गाड़ी खोल के पीछे से सामान वगैरह चेक करवा दें। और एक पर्सन ने अनिल को कहा कि आप डॉक्यूमेंट लेके मेरे साथ आ जाएं। तो जो डॉक्यूमेंट लेके अनिल उसके पास चला गया और वो पर्सन बहुत, जो ऑफिसर थे वो इंडियन ऑफिसर, वो बहुत मिलनसार थे। उन्होंने क्यूरियोसिटी दिखाई कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। उनकी जानकारी में ऐसा नहीं था और उनके बहुत क्यूरियोसिटी वाले सवाल थे। वो जानना चाहते थे कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ से जाओगे, क्या होगा। इवन उन्होंने, मैं बोलूँ कि हाँ, चाय तक ऑफ़र की कि हाँ बैठिए चाय पिएगा। और इतनी देर मैं गाड़ी के पास रहा और उसके बाद हमारी वहाँ से कार्नेट के ऊपर स्टैंप लगी इंडिया कस्टम से
फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, जहाँ पे आर्मी जो थी वो खड़ी थी, बॉर्डर सिक्योरिटी थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वो कौन सी आर्मी थी या कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस थी। तो उन्होंने हमें कहा कि आपकी गाड़ी में सामान ज़्यादा है तो आप गाड़ी को राइट साइड ले जाइएगा। तो वहाँ पे उनका काउंटर बना हुआ था और वहाँ पे उन्होंने हमें गाड़ी बैक करके लगाने के लिए कहा। गाड़ी खोली उन्होंने हमारी, गाड़ी के अंदर से फिर देखा उन्होंने कि सामान तो ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें कि जो सिर्फ लगेज हैं आपके, जो सूटकेस हैं आपके, वो आप उतार दीजिएगा। उन्होंने वो सामान उतरवाया, सामान उतार के स्कैनर के थ्रू उन्होंने पास करवाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, आप अपने सामान को गाड़ी में रख सकते हैं। और अगेन वो भी, उनको भी क्यूरियोसिटी थी कि हाँ चाइना से कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कितने दिन का ट्रिप है, क्या करते हैं आप लोग। और उसके बाद इतनी ड्यूरेशन के अंदर मैं गाड़ी जो था वो बैग जो था वो चेक करवा रहा था। तो उस टाइम पे उन्होंने, एक उनके पास जर्मन शेफर्ड कुत्ता था और उन्होंने वो गाड़ी के अंदर चढ़ाया, पीछे डिग्गी के अंदर भी और आगे सीटों के अंदर भी। उसने मतलब कि पूरी तरीके से गाड़ी को सूंघा। आई थिंक वो कुछ भी ड्रग से रिलेटेड आइटम को ही शायद स्मेल कर रहा होगा वो। तो वो 2-3-4 मिनट वो उसने भी गाड़ी की पूरी जांच परख की और जांच परख करने के बाद इतनी देर में हमारे बैग जो थे वो स्कैन हो चुके थे। जांच परख करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, अब आप जा सकते हैं। तो हम वहाँ से एग्ज़िट हुए। उसके बाद हम गए नेपाल इमिग्रेशन के अंदर, उसका वीडियो आपको दिख जाएगा। फिर हम लोग गए कस्टम के अंदर। तो कस्टम के अंदर पर्सन मिले जिन्होंने हमारे सपोर्ट की, हेल्प की। तो कस्टम के अंदर वहाँ से क्या हुआ, नेपाल वाले कस्टम के अंदर से उन्होंने हमें कारनेट के ऊपर स्टैंप लगाया। पूरा उन्होंने अपने रिकॉर्ड रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया और कारनेट के ऊपर की एक स्लिप निकाल के उन्होंने अपने पास रख ली। सेकंड जो स्लिप उन्होंने जिसके ऊपर स्टैंप लगाई है, जब हम लोग नेपाल से चाइना के अंदर एंटर करेंगे तब वो स्लिप हमें वहाँ पे देनी है। तो दोनों तरफ से जो काम था वो बहुत स्मूथली हुआ और हम लोगों ने अपना सिम ले लिया। और अब हम लोग फ़िलहाल जो है वो नेपाल की सड़कों के ऊपर अपनी हाइलैक्स को दौड़ा रहे हैं। और बहुत यूँ यार गट फीलिंग अजब तरीके गुदगुदी से हो रही है यार, क्या बोलूँ मैं आपको ना। यूँ हो रहा है कि अच्छा शुरू हो चुका है, इतने दिन पुराना सपना, कभी ये कभी वो, और फाइनल शुरू हो चुका है। तो रोड ट्रिप की पहली कंट्री में एंटर करने के बाद तिरंगा सेरेमनी हो चुकी है। अभी जो पेंडिंग है वो मुंह मीठा करना तो बनता है। इंडिया से हम बर्फ़ी लेके आए थे, तो अभी बर्फ़ी खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं और इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अनिल कह रहा है कि बर्फ़ी को या जर्नी को, दोनों चीज़ों को। अभी तक की जो सड़कें हैं, अभी मतलब जहाँ पे हम चल रहे हैं, बॉर्डर से निकले हुए सिर्फ 10-15 मिनट हुए हैं। अभी की तो सड़कें चकाचक है एकदम। और सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और बरसात की वजह से वेदर एकदम स्मूदी सा हो रखा है, बढ़िया। और बादल नीचे हैं, मेरे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ना, बादल ऐसे लगेंगे कि नीचे की तरफ बादल आ रहे हैं। अभी की सड़कें तो स्मूथ हैं, बट हमें जिस जगह पे जाना है उसका डिस्टेंस जो है 158 किलोमीटर और टाइम जो दिखा रहा है 5 घंटे 4 मिनट। मे बी ये सड़क अच्छी नहीं है उसकी वजह से है, या फिर वो ज़्यादा हिली एरिया है ये उसकी वजह से। अभी हुआ है तो जस्ट अभी वो बैठे बेचारे लेडीज़ भी ना। नेपाल ना एंटर करने के बाद एक से एक खूबसूरत जगह चल रही थी हमारे सामने, बट फाइनली हमने एक जगह को देख के हुए भाई मन बना लिया। मैं कहा यार यहाँ तो रुकते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, यहाँ रुक के और अपना लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक। और व्यू ऐसा है ज़बरदस्त वाला नज़ारा, मन खुश हो जाए। झिंगूर की आवाज़ें आ रही हैं, पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं कि देखो कितना बड़ा नेचुरल सा साउंड आ रहा है मुझे यहाँ पे ना।
और ये देखो कि व्यू कैसा है, व्यू देखो व्यू, ओ भाई साहब ज़बरदस्त यार। वैली कितनी प्यारी वैली है, अल्टीमेट। ऊपर से मौसम ने चार चांद लगा रखा है, ज़बरदस्त यार। ये गांव है शायद यहाँ पे पीछे कोई। देखो है ना अल्टीमेट जगह। और ये है अपनी हाइलेक्स, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन प्रॉपर ऑफ लोडिंग वाली हो रखी है। ये रास्ता है जिसे हम फॉलो करते हुए ऊपर जाएंगे अभी, और ये वे जहाँ से आए हम अभी। यार इसको रुक के अभी ना 10 मिनट मैं यहाँ रुकूँगा, यहाँ 10 मिनट कम से कम रुकना बनता है। ये इतना बढ़िया व्यू है, 10 मिनट रुकना बनता है यहाँ पे। और जब से हम आए हैं नेपाल के अंदर एंटर किया है, अच्छे रोड हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ कि बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़राब रोड हैं। ठीक है, हिली एरिया तो टाइम तो उस केस के अंदर, उस कंडीशन के अंदर लगेगा। मन बना लिया था अपना टी ब्रेक लेने का यहाँ पे, और अपनी टी रेडी करते हैं। नेपाल के अंदर हमारा जो है पहला टी ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, और अमेजिंग जगह है यार। मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, 10 मिनट यहीं पे रुके हैं और अभी टी ब्रेक आराम से करेंगे 10 मिनट का, और फिर उसके बाद यहाँ से 10 मिनट के बाद निकल पड़ेंगे। व्यू देखो आप, व्यू को पता नहीं आपको कितना, कैमरा इस चीज़ की रियलिटी को दिखा नहीं सकता कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। इसके सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सड़कें ऐसी घुमावदार हैं कि सिर घूमने जा रहा है, और टाइम लगने की वजह सिंपल सी समझ में यही आ रही है कि रोड कंजस्टेड भी हैं और घुमावदार भी हैं, पर यह है कि बहुत सीनिक व्यू हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यू आ रहे हैं। अगर यूं कहें कि जल्दी ना हो कहीं पहुंचने की, या पहुंचना ही ना हो कहीं, तो यहीं ठहर के इसी जगह का नज़ारा लिया जा सकता है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि लंच टाइम थोड़ी देर के बाद कहीं पे भी लंच का ब्रेक लेंगे, और नेपाली फूड कोई भी जो समझ में आएगा, नेपाली वेजिटेरियन खाना हम लोग खाएंगे। हमारे वहाँ की पहाड़ों की तरह यहाँ एक चीज़ नहीं मुझे नज़र आई। जैसे अपने पहाड़ों में वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको एक चीज़ जो कॉमन मिलती है वो है मैगी पॉइंट, और हम सभी लोग जो है वो मैगी खाते हैं पहाड़ों में जाके। बट यहाँ पे वो मैगी वाला चलन मुझे इन पहाड़ों के अंदर अभी तक तो नज़र नहीं आया। आगे क्या कंडीशन होगी वो मेरे को आइडिया नहीं है। देखो आप, कितना प्यारा ग्रीनरी है दोनों तरफ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जिन लोगों को नेचर से प्यार है उनके लिए तो ये एक वरदान, ब्लेसफुल जगह है, तो आप यूँ कह लें। एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो जाती हैं उस जगह की, जहाँ पे नेचर इतना खिला हो। अच्छा, साइड में प्रोटेक्शन भी अच्छी बनाई हुई है, कई जगह पे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई रोड की कंडीशन या केयर नहीं की हुई। ठीक है, डरा रखा था पहले तो यार बहुत सारे लोगों ने कि हाँ सड़कों की कंडीशन अच्छी नहीं होगी। फिलहाल यहाँ तक तो ठीक है। पता चला कल की वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो सड़क ही बहुत ज़्यादा वो आ गई। उस रोड का तो हमें पता है, जिस रास्ते से हमें जो है वो चाइना जाना है, उस सड़क का तो हमें पता है। बड़े भयानक वाला एक्सपीरियंस रहता है वो, जो भी लोग उस रोड से क्रॉस करते हैं। 100 किलोमीटर 10 घंटे में भाई साहब, कभी भी शायद आप में से किसी ने बगैर जाम में फंसे इतना बड़ा तो कभी ट्रैवलिंग नहीं किया होगा कि आपको 100 किलोमीटर के लिए 10 घंटे लग रहे हैं। चलो उसको भी देखेंगे, उसको भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। हमारे वाले में अभी ये है कि अभी 100 किलोमीटर के यहाँ से 3 घंटे 9-10 मिनट दिखा रहा है, उसमें 100 किलोमीटर के 10 घंटे, मतलब कि 10 की स्पीड से चलेंगे। आप यूँ कह लें कि पैदल आदमी भी शायद अगर थोड़ा सा बड़े बड़े से कदम रखता हुआ चले, हमसे पहले पहुँच जाएगा वहाँ पे। ये कंडीशन। तो 500 रुपये में, 500 नेपाली रुपये में मुझे मेरे 3 जो हैं वो पोटैटो वाले स्पाइसी बिस्किट मिल गए। मुझे पसंद है ये। और ये एप्पल आधा किलो और आधा दर्जन केले। तो ये 500 नेपाली करेंसी को यूज़ किया मैंने। पहली शॉपिंग होगी मेरे नेपाल में। बड़े अच्छे से बताया बहन ने ना, पूरा टोटल वोटल करके बता रही है, बड़े इत्मीनान से।
तो पहली चेक पोस्ट पे रोका गया हमें नेपाल के अंदर, और देखते हैं कि इनका कुछ क्वेरी है, कारनेट चाहिए इनको या भंसार, क्या मांगेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गाड़ी साइड में लगा दें और पेपर दिखा दें। मैं पेपर दिखा के आता हूँ भाई इनको ना, कारनेट दिखा के आता हूँ। और इसमें डाला हुआ कारनेट, तो भाई मैं कारनेट दिखा देता हूँ इनको। रुकते हैं, चलते हैं ऑफिसर के पास। कारनेट नहीं जो भंसार है नहीं। नो, कारनेट के बाद रिक्वायरमेंट नहीं है ना भंसार का। वहाँ से बॉर्डर इमिग्रेशन से पूछ के आया हूँ मैं सारा आपकी तरफ से। भंसार तो तब मांगते हैं अगर ये कारनेट नहीं होता। हाँ नमस्ते सर। नीचे वाला है आई थिंक नेपाल का। हाँ मुकेश कुमार। दो लोग हैं, नहीं जेंट्स हैं दोनों। 98960। देश का टूर है ये। ये 48 कंट्रीज का। हाँ एक ही गाड़ी। धन्यवाद, थैंक यू। तो जिस जूनियर ऑफिसर ने मुझे रोका था, कह रहा कि कारनेट नहीं चलेगा, आपके पास भंसार होना चाहिए। बट शायद उसका सीनियर था, उसे मालूम था, तो उसने सिर्फ कारनेट को देखा और कहा कि भैया जाओ आप। एंट्री कर दी उसने पूछा कि कितने पर्सन हैं, मेल हैं फीमेल हैं, और कितनी कंट्रीज़ में आप लोग जो हैं वो जा रहे हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था उन्होंने, तो मैंने अपना इंडियन कॉन्टैक्ट नंबर उनको शेयर कर दिया। अभी हमने ना सेकंड हॉल्ट लिया है, सेकंड ब्रेक लिया है नेपाल के अंदर अपना। और देखो क्या ज़बरदस्त ब्रिज है भाई ना, क्या ज़बरदस्त है, अल्टीमेट है यार। इसकी तो फीलिंग बस कुछ और ही हो सकती है, नेक्स्ट लेवल। ओहो हो, एक बार इसके ऊपर चलते हैं। अच्छा ये मंदिर है इधर, केदारनाथ मंदिर दान पात्र लिखा हुआ है, तो मंदिर को जाता है रास्ता। क्या अल्टीमेट जगह भाई, घाटी देखो कितनी गहरी है। ओ भाई साहब, क्या व्यू है भाई, ज़बरदस्त एकदम। मंदिर तो कहाँ पे वो तो दिख नहीं रहा मुझे, बट ये कुदरत का मंदिर चारों तरफ जो है ना, अल्टीमेट है। ओए होए देखो यार कितना प्यारा है। नेपाल से निकले हुए, मैं बॉर्डर से निकले हुए लगभग 3 घंटे हो गए, और सेकंड स्टॉप है जो मैंने अभी लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। गाड़ी हमने ऊपर पार्किंग में लगाई, और क्या अल्टीमेट व्यू है। मैं कहूँ कि टाइम स्टॉप हो जाता है यार इस जगह पे आके। इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारा, मतलब ये ब्रिज है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। गहराई मुझे भी नहीं अंदाज़ा कि कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गहराई है। और पीछे बोर्ड लगा था जब हमने इस ब्रिज के ऊपर चलना शुरू किया था, केदारनाथ मंदिर का। शायद वो केदारनाथ मंदिर ऊपर जो एक मंदिर नज़र आ रहा है, तो शायद वो ही हो सकता है। बट ये जगह जो है ना, ओहो इतनी प्यारी जगह है यार, इतना प्यारा, मतलब कि बैठा हूँ मैं। तो आप व्यू देखो, मैं बैठा हूँ, मैं बैठ के देख रहा हूँ, और आप कैमरे के जरिए देखो। बट मैं सच बताऊँ, कैमरा चाहे जितना मर्जी बढ़िया हो, कितने मर्जी लाखों का हो, बट इसको कवर नहीं कर सकता जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम लोग जा रहे थे और रास्ते में हमें ये पानी की बावड़ी दिखी, और अभी पानी जो है इसका अपने कैंपर में भर देते हैं ताकि ये रास्ते में हमारे काम आ जाएगा। हाँ यहाँ पे चिकनाई है। किसमें से? नहीं नहीं ये भी ठीक है। यहाँ पे
शीशम के फ्रिज में रखा से भी ज्यादा ठंडा है, देखिए ना। एकदम अल्टीमेट ठंडा है, एकदम अल्टीमेट ठंडा है बिल्कुल। फ्रिज भी क्या करेगा सीरियसली यार इसके आगे ना, बंदा नहाए तो सुबह की आ जाए। बहुत ज़बरदस्त ठंडा पानी है। नहा ले भाई अनिल, सारी बोतलें जितनी खाली थी हमने सारी भर लेते हैं हम, खाम खाई के इतने पैसे क्यों लगाने। सही है। लंच का टाइम हो रखा है और हमने गाड़ी जो अपनी साइड में पार्क कर दी और आसपास कोई हमें अभी रेस्टोरेंट नहीं मिला, तो हमारे पास मैगी है तो मैगी बनाएंगे हम लोग यहीं पे। और कहाँ पे हम मैगी बना रहे हैं या कहाँ पे हम अपना सेटअप लगा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली में रियल व्यू क्या है वो मैं आपको, ये रास्ता फॉलो करते हुए अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और ये रास्ता जाएगा कहाँ पे, तो मैं कुछ सामान भूल गया था एक्चुअली में, वो सामान लेने में ऊपर आया था और नीचे जहाँ पे जा रहा हूँ उसका व्यू देख के तो यार मेरी आँखें फटी की फटी रहेगी। क्या ज़बरदस्त व्यू है, अल्टीमेट यार, कुछ भी चीज़ नहीं है उसके सामने। हम लोग अगर वहाँ बैठ के कुछ पल बिता पाए, कुछ अपना जो बनाना है मैगी वैगी वो बना के खाएंगे और फिर कुछ देर रुक के फिर वहाँ से निकलेंगे। ये रास्ता खेत हैं किसी के, और अगर परमिशन लेनी भी पड़ी तो परमिशन ले लेंगे। ये मेरा पानी का कैंपर और स्टॉप है, ये मैं यहाँ पे अभी क्योंकि मैं कुछ भूल आया था ऊपर, उसके लिए यहीं रख गया था इसे। तो आगे चलते हैं नीचे, फटाफट से नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो नीचे का व्यू है क्या इसके आगे स्विट्ज़रलैंड ना, अल्टीमेट नहीं है, एकदम माइंड ब्लोइंग यार। कैमरा पता नहीं इसकी रियलिटी को कैसे दिखा रहा होगा कैसे नहीं दिखा रहा होगा, बट अगर देखें तो कुछ कह ही नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। तो फटाफट से नीचे चलते हैं। सेटअप तैयार हो रहा है और पर उससे पहले आप थोड़ा सा और व्यू देख लें और सेटअप कैसे लगा रहे हैं। क्या लगाना है सेटअप, कुछ नहीं लगा रहे। यहाँ पे अपना चूल्हा रख दिया और ये कैंपर है हमारा पानी का, और ये यहाँ पे बैठ के हम लोग एंजॉय करेंगे अपनी मैगी और अपना स्नैक्स। हम लोग यार शैम्पू लेके आए थे अपना, और ये शैम्पू गाड़ी में खुल गया किसी चीज़ के नीचे आके, ये यहाँ पे लग गया सारा, इस बैग पे यहाँ पे लग गया सारा। इसको भी धो लेंगे यहाँ पे अभी, और इसके अंदर हम अपनी मैगी बनाएंगे। और मैगी जो है ये थालियाँ स्नैक्स, फ्रूट कट कर लेंगे। ये तो हमने यहीं से लिए थे अभी, जो मैंने बताया था ना आपको कि नेपाली करेंसी के अंदर पहली शॉपिंग। ये कटोरी सेटअप कर लेते हैं पूरा भाई, खाते हैं आराम से मैगी शैगी स्नैक्स और मैगी तो नहीं है, नाम कुछ और है।
फाइनली हम पहुंच गए पोखरा भाई। और पोखरा हमने क्यों चूज़ किया, क्यों हम पोखरा आए, काठमांडू क्यों नहीं गए सीधा बॉर्डर से, सनोली बॉर्डर से, वो मैं आपको रूम पे जाने के बाद बताऊंगा। बट पोखरा बहुत बड़ा है, मैंने अभी मैप में भी देखा, मतलब कि पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, मेरे को लगता है कि शायद काठमांडू से भी कहीं ज़्यादा ना हो। मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं, मेरे को पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया ये ना। बट अगर अभी जैसे हमने गूगल मैप लगाया हुआ था, या ऊपर जब हम हिली एरिया से नीचे आ रहे थे, जुगनू की तरह शहर चमक रहा था ये पूरा। और इसका मेन रोड देखो कि हाँ बिल्कुल एकदम खुला डुल्ला सा है। और जितनी भी सड़क हमें रास्ते में हमें जो मिली वो बहुत ठीक थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी कहीं पे भी। वो तो एक आध जगह पे ऐसा जहाँ हम कह सकते हैं कि बरसाती नाला कोई ऊपर से आता होगा, वो एरिया ख़राब था। अदरवाइज़ पूरी सड़क जो थी वो बहुत अच्छी थी। और अभी हम लोग फिर देखते हैं, होटल में जाते हैं। तो भाई हमने होटल जो है वो बुक कर लिया अपना, पोखरा में ही हमने स्टे लिया है। और क्यों हम लोग पोखरा में आए हैं डिटेल में आपको कमरे में बैठ के बताऊंगा। होटल के जस्ट सामने एक छोटी सी मार्केट है, मतलब कि बेसिक नीड के चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और ये आगे की साइड का स्ट्रीट व्यू है इसका, बिल्कुल शांत सा एरिया है। और ये होटल का नाम है होटल तारा। और बहुत अच्छा वाइब्रेशंस है इसका, मतलब कि बहुत अच्छे से ग्रीनरी मैनेज की हुई है इन्होंने। पार्किंग स्पेस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है पार्किंग स्पेस। और ये गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी। और रेनी वेदर होने की वजह से गाड़ी की फ़िलहाल जो कंडीशन है ये हो चुकी है। वॉश इसे तब करवाएंगे अगर ये लगेगा कि हाँ कल बरसात नहीं हो रही, अदरवाइज़ इसको इसी कंडीशन के अंदर आगे लेके चले जाएंगे। और ये होटल का फ्रंट एंट्रेंस हो गया। बाहर भी इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और ग्रीनरी बहुत अच्छे से मैनेज की हुई है भाई, बहुत अच्छे से मैनेज की हुई है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी हुई हैं अपने होटल को एकदम इन्होंने, होटल तारा। और यहाँ से लेक है जो वो लगभग 5 मिनट का भी वॉकिंग डिस्टेंस नहीं होगा। ये रिसेप्शन एरिया, ये वाला एरिया जो है इनका रेस्टोरेंट है। सुबह ब्रेकफास्ट जो है ये यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। और चलते हैं फटाफट से रूम में। रूम का एक ओवरव्यू मैं आपको करवा दूंगा ऊपर जाने के बाद। तो भाई हमने होटल के अंदर चेक इन कर लिया, वो तो आपने देख लिया। ये रूम हमें 2500 रुपये का पड़ा, 2500 नेपाली रुपीज़ का। अब आप कन्वर्ट कर लेना कि हाँ ये रूम हमें कितने का पड़ा। बहुत अच्छा था, 2500 रुपये में इतना बढ़िया रूम हमें मिल गया। और हम लोग काठमांडू क्यों नहीं गए, हम पोखरा क्यों आए। जिस होटल में हमने स्टे किया था उस होटल के ऑनर ने हमें बहुत अच्छे से एडवाइस किया था कि भाई अगर आप लोग सीधा वहाँ से सनोली बॉर्डर से जो अगर काठमांडू के लिए जाओगे तो वो जो रास्ता है उसको 4 लेन करने के लिए जगह जगह पे काम चल रहा है। और रेन की वजह से बहुत सारी जगह पे ब्लॉकेज हो रखा है, सड़क अच्छा नहीं है। तो आपको आइडिया नहीं है कि आप शायद निकलें और आप टाइमली अपनी जगह पे पहुंच ना पाए। और उनके अलावा भी मुझे ये बात किसी और पर्सन ने भी बताई थी कि उनकी भी लाइक वाट लगी थी रास्ते के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह पे हडल बहुत ज़्यादा थे उस सड़क के ऊपर। और पोखरा अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। हम लोगों का जो होटल एकोमोडेशन हमने लिया है जस्ट यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही लेक है, जिसे हम सुबह विजिट करेंगे। आज का एक्सपीरियंस हमारा जो रहा बहुत अच्छा रहा। नेपाल के अंदर कहीं पे भी हमें ऐसा कोई अननेसेसरी पुलिस का कोई ऐसा वो नहीं लगा कि जगह जगह पे कोई पुलिस जो है वो रोक रही हो, वो भी ऐसा हमें कुछ नहीं लगा। एक जगह पे हमसे कारनेट मांगा गया था, वो हमने शो कर दिया, उन्होंने उसको रजिस्टर में एंटर कर लिया अपना। और जिन लोगों से मिले हम उन लोगों का भी बिहेवियर जो अच्छा रहा। जैसे मैं 1-2 शॉप के ऊपर रुका, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जो सबसे अच्छा वे लगा कि जो वो लोग ना राइट हैंड से ऐसा पैसे को ऐसे जैसे हम लोग प्रसाद को लेते या देते हैं
तो राइट हैंड से मनी को एक्सचेंज कर रहे थे, इवन जब मुझसे लिया तब भी, और जब उन्होंने मुझे वापस किया तब भी ऐसे कि जैसे वो कोई प्रसाद दे रहे हो। तो बहुत अच्छा आज का एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, और चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।